हौथी के प्रधानमंत्री के कत्ल के बाद इस्राएल में दहशत। नेतन्याहू ने अचानक कैबिनेट मीटिंग को गुप्त ठिकाने में किया शिफ्ट। क्या हौथी हमले का डर? जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे अपने बयान से इस्लामी दुनिया को ललकारने वाला हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की मौत का दावा। क्या है सच? अरब दुनिया में क्यों मची है हलचल? लोग इस पर क्या लिख रहे हैं, खासकर अरब सोशल मीडिया यूज़र? आपको सब कुछ बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे पुतिन ने ट्रंप के साथ खेल किया या नहीं, कल पता चलेगा। आखिर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा, और साथ में आपको बताएंगे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की चीन का तय यात्रा रद्द। आखिर देश में क्यों हो रहा है हिंसक प्रदर्शन? तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजरायल ने एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि सरकार और सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठकों को अचानक गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया। खास बात यह है कि ये ऐसे समय में किया है जब हौथी नेताओं पर इजरायल ने हमला किया। इसलिए इस बात की आशंका बढ़ गई है कि क्या इजरायल को हौथी हमले का डर सता रहा है? क्या हौथी डायरेक्ट इजरायली प्रधानमंत्री की मीटिंग को निशाना बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखा है कि ये ऐसे ही छोड़ नहीं दिया जाएगा, हम जवाब देंगे। दरअसल हौथियों ने शनिवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब रहबी और कई मंत्री राजधानी सना में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए। इसके बाद से हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। हौथी पहले से ही इजरायल को निशाना बना रहे हैं, कभी बैलिस्टिक मिसाइलों से, कभी ड्रोन से, तो कभी उन जहाज़ों पर हमला करके जो इजरायल से जुड़े होते हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ गाज़ा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किया जा रहा है। इजरायली चैनल बारे की रिपोर्ट है कि मंत्रियों को अचानक सूचना दी गई है कि मीटिंग अब एक सुरक्षित गुप्त जगह पर होगी। वहीं सरकार की साप्ताहिक बैठक में सुरक्षा बजट बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। कैबिनेट मीटिंग में गाज़ा की ताज़ा स्थिति, कुछ देशों द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की कोशिश और लेबनान सीरिया से जुड़ी चुनौतियों पर बात होगी। लेकिन ध्यान रहे, हमास की तरफ से जो आंशिक युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली का प्रस्ताव आया है उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट का सामना कर रहे हैं, सिर्फ पूरी डील की बात कर रहे हैं जिसमें 48 इजरायली कैदियों को छुड़ाने का टारगेट है। हालांकि 18 अगस्त को हमास इस आंशिक समझौते को मान भी चुका था, लेकिन इजरायल ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। नेतन्याहू इसके बजाय गाज़ा सिटी पर कब्जे की तैयारी में लगे हैं। सेना तक ने चेतावनी दी है कि इससे कैदियों की जान पर गंभीर खतरा है, और कई पूर्व नेता और विपक्षी नेता भी शक जता रहे हैं कि ये प्लान कामयाब होगा भी या नहीं, क्योंकि इजरायली सेना पहले ही थकी हुई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल ने दावा किया है कि उसने हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा, जिन्हें मुखौटा वाला भी कहा जाता है, उनको गाज़ा शहर में एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया है। इस दावे ने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त हलचल मचा दी। इजरायली चैनल कान ने शनिवार को कहा, हमने अबू उबैदा की हत्या करने की कोशिश की। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने हमास के एक बड़े कमांडर को गाज़ा में निशाना बनाया। ये ऑपरेशन वायुसेना, शिनबेट और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर किया। अल जज़ीरा के मुताबिक इस पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ कह रहे हैं अगर अबू उबैदा शहीद भी हो गए तो वो पहले नहीं और आखिरी भी नहीं होंगे। हमास के नेताओं ने शुरू से ही अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन मुकाबला आज भी मजबूती से जारी है। दूसरों का कहना है इजरायल हर बार अबू उबैदा का नाम उछालकर प्रचार करता है, क्योंकि वो अब दुनिया की नज़र में प्रतीक बन चुके हैं। असल में ये सब इजरायली मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जो सेना और खुफिया एजेंसियों के इशारों पर चलता है। ब्लॉगरों ने बताया कि इजरायल इन दावों के जरिए उन कत्लेआमों को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रही है जो गाज़ा शहर के पश्चिमी हिस्से में किया गया। इन हमलों में 8 लोग शहीद हो गए और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। इजरायली सेना कह रही है, हम तो अबू उबैदा को टारगेट कर रहे थे। लोग पूछ रहे हैं, हर बार जब बम गिरते हैं तो क्या अबू उबैदा वहां घूम रहे होते हैं? पहले भी इजरायल ने खान यूनिस में उनके मारे जाने का दावा किया था। अब वही नाम फिर से मासूमों की मौत को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हर बार जैसे ही कोई मासूमों की हत्या होती है, इजरायल फ़ौरन ये कहानी गढ़ देता है कि उसने किसी बड़े कमांडर को टारगेट किया, और आम लोगों का खून उसे साइड इफ़ेक्ट कहकर टाल देता है। कई लोग लिख रहे हैं, भले ही अबू उबैदा ना रहे, लेकिन इससे जंग का रुख नहीं बदलेगा।
हमास और गाजा के लोग अब भी डटे हुए हैं। हाँ, अबू उबैदा एक प्रतीक जरूर है, लेकिन जंग सिर्फ एक इंसान पर टिक कर नहीं लड़ी जाती। दोस्तों, लोग उनके पुराने भाषण भी याद कर रहे हैं, जब उन्होंने अरब और मुस्लिम देशों से सख्त लहजे में अपील की थी कि उठो, आवाज़ बुलंद करो, गाजा के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन हकीकत यह है कि हालात में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे आपको बता दें कि इस्राएल ने पहले भी कई बार अबू उबैदा को मारने की कोशिश की। 2008 की जंग में, फिर 2012-2014 और अब तूफान अल अक्सा ऑपरेशन में उनका नाम बार बार सामने लाया गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन का कहना है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार तक जेलेंस्की के साथ मीटिंग नहीं तय कर पाते हैं तो माना जाएगा कि उन्होंने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खेल कर दिया है। मैक्रोन ने ये बातें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मैक्रोन ने कहा, अगर सोमवार तक ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि एक बार फिर पुतिन ने ट्रंप के साथ खेल खेला है। दरअसल ट्रंप ने 18 अगस्त को रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। ये समय सोमवार यानी 1 सितंबर को पूरा हो रहा है। ट्रंप ने कहा था 2 हफ्ते के भीतर हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा नहीं हुआ तो हमें शायद कोई अलग रास्ता अपनाना होगा। हालांकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मीटिंग की बात खारिज कर चुके हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कहा है कि इस हफ्ते मुलाकात होने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, ट्रंप ने पुतिन से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात की थी। इसके बाद 18 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में बात की थी। इसके बाद कहा था कि जेलेंस्की और पुतिन युद्ध रोकने के लिए बात करेंगे। हालांकि अब तक बातचीत की तारीख तय नहीं हो पाई है। जेलेंस्की ने भी शुक्रवार को ट्रंप की बात की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि सोमवार को 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे और हम सभी को ये बात याद दिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने चीन की तय यात्रा रद्द कर दी है। वो 3 सितंबर को बीजिंग में होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल होने वाले थे, जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आमंत्रित किया था। लेकिन देश में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच उन्होंने फैसला किया कि वो इंडोनेशिया में ही रहेंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने बताया, प्रेसिडेंट हालात पर नजर रखना चाहते हैं और सीधे नेतृत्व करके समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने चीन से माफी मांगी है कि इस बार वो शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को राजधानी जकार्ता और कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और शहर के पुलिस हेडक्वार्टर में आग लगा दी, दर्जनों गाड़ियां जला दी, खिड़कियां तोड़ दी और पुलिस कर्मियों पर पत्थर और मोलोटो कॉकटेल फेंके। मकासर शहर में तो सिटी काउंसिल ऑफिस तक आग की चपेट में आ गया। बचाव टीम ने बताया 8 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 3 जिंदा बाहर नहीं आ सके। दोस्तों, पूरा गुस्सा उस घटना से निकला जब 21 साल के मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर अफान कुर्नी यावन की मौत पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी से कुचलकर हो गई। अफान उस समय कुछ डिलीवरी कर रहे थे जब झड़पों में फंस गए। उनकी मौत ने देश भर में गुस्सा भड़का दिया। हजारों बाइकर, एक्टिविस्ट और नेता तक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दोस्तों, इन सब में एक और खास बात ये रही कि ये जो आप अपने स्क्रीन में तस्वीर देख रहे हैं, ये अफान के घर की दीवार है और फ्री फिलिस्तीन लिखा हुआ है। और इनको लेकर एक्स में भी काफ़ी ट्वीट वायरल हो रहा है, क्योंकि ये फिलिस्तीनी समर्थक थे। हालांकि इसका मौत से कोई लेना देना नहीं। वहीं राष्ट्रपति प्रबोवो ने अफान की मौत पर गहरा दुख जताया और कहा, जिन अधिकारियों की वजह से ये हुआ उन्हें सजा मिलेगी। मैं पुलिस की इस कार्रवाई से सदमे और गुस्से में हूँ। इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख जनरल ने भी पीड़ित परिवार और जनता से माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि मामले की पूरी जांच होगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।